नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम राज्य विधानमंडल पढ़ रहे थे। उसमें हमने अनुच्छेद 168 को पढ़ा, जिसमें राज्य के विधानमंडल की बात की गई है। राज्य का विधानमंडल किसी राज्य में एक सदनीय हो सकता है और किसी राज्य में द्विसदनीय हो सकता है। एक सदनीय राज्य विधानमंडल का मतलब है जिस राज्य में केवल विधानसभा हो, और द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का मतलब है जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। भारत के ऐसे 6 ही राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। उसके बाद 169 में हमने पढ़ा, संसद विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। तात्पर्य, किसी राज्य को एक सदनीय राज्य विधानमंडल से द्विसदनीय राज्य विधानमंडल बना सकती है। आर्टिकल 170 में पढ़ा, राज्य में विधानसभा का गठन। एक बार लिखते हैं, रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल की जो क्लास थी उसमें हमने शुरुआत की थी राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल, ये जो राज्य विधानमंडल है, इसमें पढ़ा हमने कि ये एक सदनीय भी हो सकता है और ये द्विसदनीय भी हो सकता है। आर्टिकल 178 बात करता है राज्य विधानमंडल के गठन की। हमने कल पढ़ लिया इसको। उसके बाद आर्टिकल 169 बात करता है संसद विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन व समाप्ति कर सकती है। तो ये याद रखना कि संसद जो है विधि बनाकर राज्य में गठन भी कर सकती है विधान परिषद का और समाप्ति भी कर सकती है। तो किसी राज्य को वो एक सदनीय भी बना सकती है और किसी राज्य को वो द्विसदनीय भी बना सकती है। प्रस्ताव उस राज्य का विधानसभा के द्वारा ही लाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 170 में हमने पढ़ा, इसको हमने दो भागों में पढ़ा। एक आर्टिकल 170 क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल 170 क्लोज 2। अनुच्छेद 70 की बात की जाए, अगर शुरू से लिखते हैं इसको ही तो पढ़ेंगे आज हम। अनुच्छेद 170 बात करता है विधानसभा का गठन। और ये जो विधानसभा का गठन है, ये अधिकतम 500 प्रतिनिधि और न्यूनतम 60, किसी राज्य में न्यूनतम 60 प्रतिनिधियों से मिलकर होगा। आर्टिकल 170, विधानसभा का गठन। इसके हमने दो आर्टिकल पढ़े थे। 170 क्लोज फर्स्ट पढ़ा था। ये बात कर रहा था कि 500 मैक्सिमम और 60 मिनिमम, मतलब 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम प्रतिनिधियों द्वारा किसी राज्य में विधानसभा का गठन होगा। उसके बाद हमने आर्टिकल 170 क्लोज 2 पढ़ा। ये बात कर रहा था जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, ये कहां से आएंगे, इनके लिए जो है प्रादेशिक
निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 170 क्लोज 2 में पढ़ी जाती है। ये जो आर्टिकल 172 है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, इसका जो समायोजन है, इसका समायोजन संसद के द्वारा होगा, उसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो है, जो हमारा विधानसभा है, इस विधानसभा का गठन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। अब वो क्या बदलाव है उसको समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 170 क्लोज फर्स्ट के साथ साथ आर्टिकल 333 को भी पढ़ा जाता है। ये बात क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है कि भी किसी भी राज्य में विधानसभा का जो आप गठन करोगे, उसमें जो विधायक होंगे या उस विधानसभा में जो सीटों की संख्या होगी उस राज्य में, 500 से अधिक सीटें ना हो और न्यूनतम 60 से कम ना हो। अब कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है एक, उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा में अभी हाल ही में 403 सीटें हैं। ये जो 403 सीटें आई हैं, ये इस पैमाने को देखकर आई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 403 सीटों की जो व्यवस्था है, उसके लिए ये पैमाना अप्लाई किया जाता है कि अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। फिर मैं कल आपसे बता भी रहा था कि भी न्यूनतम का कुछ अपवाद भी है। अपवाद कैसे है? जैसे गोवा राज्य है, मिजोरम है, सिक्किम है, इनमें जो है 40-40 सीटें हैं। अभी अपवाद हो जाता है इसका। मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं। मैं कल बात कर रहा था सिक्किम में 32 हैं। तो ये अपवाद हो जाता है। अपवाद में भी तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब तक क्या था? 2020 तक जो विधानसभा का गठन हो रहा था, उसमें जो है अनुच्छेद 333 का प्रयोग किया जाता था। अनुच्छेद 333 बात करता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को उस विधानसभा में मनोनीत करेगा, नॉमिनेटेड कर देगा। भले ही चुनाव ना जीते वो, उसे जो है वो कहाँ स्थापित कर देगा, ले जाकर उसे सदस्य बना देगा विधानसभा का। ये अनुच्छेद 333 कहता है। अनुच्छेद 333 को 104वें संविधान संशोधन 2019, वैसे तो 20 में अप्लाई हुआ ये प्रावधान, दिसंबर 2019 में पारित हो गया था। 20 में प्रावधान पारित हुआ, तो 19-20 दोनों कहेंगे हम। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 331 है और जो आर्टिकल 333 है, इन दोनों के प्रावधानों को रोक दिया गया। ये जो 331 अनुच्छेद है, 331 बात करता है यदि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 एंग्लो इंडियन को देश के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। ये 331 कहता था। 333 क्या कहता है? 333 ये कहता है कि किसी राज्य में अगर एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस राज्य का राज्यपाल, ये बात समझने की है, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड करेगा, मतलब मनोनीत करके सीट दे देगा। ये प्रावधान जब संविधान लागू हुआ तो ये 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। हर समय, हर 10 वर्ष बाद इसको बढ़ा दिया जाता था। ये 2020 में खत्म होने वाला था प्रावधान, इसको बढ़ाया जाना था
104वें संविधान संशोधन से, लेकिन इसको नहीं बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था उसे तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था लोकसभा में और विधानसभाओं में, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में जाते थे और एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में आता था नॉमिनेटेड होकर। जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाते थे उसे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, नॉमिनेटेड करते थे, और जो विधानसभा में आते थे राज्यों के एंग्लो इंडियन एक आते थे, इसको उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता था। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन ने समाप्त कर दिया। तो यहां से जो है 2020 के प्रावधान से ये व्यवस्था बदल जाती है। अब क्या है इसमें? अब वर्तमान में स्थिति ये है कि किसी राज्य में लोकसभा में और किसी राज्य में विधानसभा में जो मनोनीत किया जाता था वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया है। ये आपको जो है विधानसभा का गठन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा दिया मैंने, लेकिन लोकसभा में भी मैंने बताया था जब हम पीछे पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो इसको याद रखना, 104वें संविधान संशोधन को याद रखना। अब चलते हैं हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की तरफ। ये बहुत महत्व का है, क्योंकि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, जैसे संसद की व्यवस्था है ऐसे ही राज्य विधानसभा की भी व्यवस्था है। इसका रूलिंग कौन करता है? इसका रूलिंग भी संसद करती है। अब देखो, विधानसभा के लिए हम लिखेंगे विधानसभा की सीटों का आवंटन, व्यय तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। ये पूरी लाइन समझने की है। ये कह रही है कि जो विधानसभा है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 403 सीटों की व्यवस्था की गई है, इसका फैसला उस राज्य ने नहीं लिया, इसका फैसला संसद लेगी। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि किसी राज्य में विधानसभा की संख्या को बढ़ाना है या घटाना है, सीटों की संख्या को, किसी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाना है या घटाना है, ये जो क्षेत्राधिकार है ये संसद के क्षेत्राधिकार में आता है, और संसद ही कानून बनाकर इसको बदल सकती है, इसका विस्तार कर सकती है, इसको कम कर सकती है। और इसका आधार होगा जनगणना। जो जनगणना होती है उसके आधार पर ही इसको बदला जाता है। समय समय पे बदला गया है। 2026 तक व्यवस्था कर दी गई है एक निश्चित जनगणना के आधार पर। वो कैसे कैसे बदली गई है उसको समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझनी है कि विधानसभा की सीटों का आवंटन, यानी किसी विधानसभा को कितनी सीट दी जाएंगी, इसका निर्णय। दूसरा, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, उसका निर्णय संसद विधि बनाकर करेगी। सबसे पहला फैक्ट है, आसान भाषा में बता रहा हूं, इसको आप समझ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जैसे 403 सीट हैं, 403 सीटों की जो निश्चितता है ये संसद ने तय की है। संसद कह देगी कि भी जनसंख्या बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की, इसको हम विधि बनाकर हम 500 कर देते हैं, 500 कर दिया, कर देगी वो। तो पहला फैक्ट तो ये है, ये वाली बात तो हमने समझ ली ऐसे। ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें आपको क्या समझना है? इसमें यह समझना कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 25 करोड़ है, 25 करोड़ की जनसंख्या को वोट डालने के लिए जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसमें विभक्त कर दिया जाएगा। किसी क्षेत्र में सघनता है जनसंख्या की, किसी क्षेत्र में सघनता नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ पे आबादी बहुत अधिक रहती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आबादी कम है। तो इस जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होता है और ये तय किया जाता है जो 403 मेंबर हैं, ये 403 मेंबर, एक मेंबर पर कितने जनसंख्या आएगी। अब ऐसे मान के चलते हैं कि प्रत्येक 1 लाख बल्कि 10 लाख जनसंख्या पर एक विधायक काम करेगा। तो ये जो आंकड़ा आया है निकलकर, या ये जो व्यवस्था या ये सूत्र जो बनाया गया है, यही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि एक विधायक के अंडर में कितनी जनसंख्या आती है, कितनी जनसंख्या पे कितने विधायक होंगे। इस तरह से ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से ही ये काम किया जाएगा। अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसमें बदलाव समझते हैं। देखो, इसमें जो है सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ? 1976 में हुआ। यहां से ही समझने की बात है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्यों की विधानसभा, ये समझना, राज्यों की विधानसभा की सीटों का आवंटन तथा राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, ये दो बातें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसी राज्य में विधानसभा की सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य की विधानसभा को कितनी सीटें दी जाएंगी वो, और उस राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन 1971 की जनगणना, ये समझना बात, जनगणना के आधार पर कर दिया गया। और ये जो व्यवस्था है, ये दोनों के लिए ये व्यवस्था वर्ष 2000 तक के लिए कर दी गई। सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने यह तय कर दिया कि जो राज्यों की विधानसभा है उनके लिए सीटों का आवंटन और जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उनका विभाजन 1971 की जनगणना के आधार पर होगा और वर्ष 2000 तक यही व्यवस्था चलेगी। फिर इसके बाद इसमें संविधान संशोधन किया गया। क्या संविधान संशोधन किया गया? ऊपर की तरफ चलेंगे हम, है ना, नीचे जगह नहीं है और इसको लिखा रखना जरूरी है, इसी से समझ पाएंगे बातों को। 84वां संविधान संशोधन हुआ। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसके द्वारा जो है कुछ बदलाव कर दिए गए। ये जो राज्य की विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा की जो सीटों का आवंटन है, यानी जो ए बात है, एक को नाम ए देंगे, एक को नाम एस देंगे, दोनों अलग अलग हैं। राज्यों की विधानसभा की सीटों का जो आवंटन है, यानी जो ए व्यवस्था है, इसको तो इस संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया कि भी 1971 की जनगणना के आधार पर ही व्यवस्था चलती रहेगी। जो सीटें तय कर दी थी 1971 की जनगणना के आधार पर उतनी ही सीटें रहेंगी। लेकिन जो दूसरा प्रावधान है, जो एस का प्रावधान है, जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन है, ये अब 1971 की जनगणना पर नहीं होगा, ये अब 1991 की जनगणना पर होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ जाएगी। फिर से समझो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की विधानसभा की सीटों का आवंटन
किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को 400 सीटें मिली हैं, 403। तो ये जो 400 सीटें मिली हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर मिली है। और जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन था वो भी 1971 के ही आधार पर हुआ है। लेकिन 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सीटों का आवंटन है विधानसभा की वो तो कर दिया 1971 के आधार पर ही रहेगा, लेकिन जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है उसे कर दिया गया 1991 की जनगणना के आधार पर। और यही व्यवस्था वर्ष 2026, वर्ष नहीं वर्ष, यही व्यवस्था वर्ष 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई कि भाई अब यही व्यवस्था चलती रहेगी 2026 तक। जनसंख्या भले ही बढ़ो लेकिन व्यवस्था यही चलेगी। लेकिन एक संविधान संशोधन और हुआ, उसको और देखते हैं। एक संविधान संशोधन हुआ 87वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 2003 में। 87वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ए व्यवस्था है ये तो कह दिया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा, लेकिन जो एस के लिए व्यवस्था है, जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन का जो विभाजन है उसे 1991 की जनगणना से भी हटाकर 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया और कह दिया गया कि भी ये जो व्यवस्था है ये 2026 तक रहेगी। तो इस बात को याद रखना, वर्तमान समय में अगर हम राज्यों की विधानसभा का सीटों का आवंटन देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में तय कर दिया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसकी जो लिमिट है वर्ष 2026 तक कर दी गई। और जो सीटों का आवंटन है, विधानसभा की सीटों का जो आवंटन है वो तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा, लेकिन जो राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन है उसे 1991 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। फिर से एक संविधान संशोधन हुआ 87वां, और ये 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था दी गई कि जो राज्यों को विधानसभा की सीटों का जो आवंटन किया जा रहा है वो तो रहेगा 1971 की जनगणना पर ही, लेकिन जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन है उसे 2001 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, और ये व्यवस्था 2026 तक चलती रहेगी। तो वर्तमान में स्थिति यही है। ये हमारी विधानसभा का गठन था, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे मिलेंगे। नमस्कार।